नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां बिहार के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह आज रहने वाले उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी इस दौरान मौजूद रहे हैं और अमित शाह का रोहतास बेगूसराय का दौरा रहने वाला है। विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा होगी और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार में इस समय चुनावों को लेकर सरगर्मियां बेहद तेज हैं, तो इस बीच अमित शाह का वहां पर पहुंचना और इसी के साथ चुनावी रणनीतियों पर फोकस कर उन पर चर्चाएं होना यहां पर तय है और संगठन के मुद्दों पर कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। अमित शाह निरंजन पीठाधीश्वर के सत्संग में भी शामिल होंगे। बीजेपी कोर कमेटी के सदस्यों को जीत का मंत्र देते हुए अमित शाह नजर आएंगे। तो अमित शाह का बिहार दौरा बेहद अहम माना जा रहा है और बिहार में जिस तरीके से आपने देखा है कि लगातार तमाम मुद्दों के बीच चुनावों की तैयारियां इस समय बेहद तेज हैं। इंडिया ब्लॉक से एनडीए से लेकर बात की जाए महागठबंधन की, तो लगातार तैयारियों को धार दी जा रही है और ऐसे में अमित शाह का पहुंचना बिहार बीजेपी को किस प्रकार मजबूती देता हुआ नजर आएगा, एनडीए के कार्यकर्ताओं को किस प्रकार मजबूती उनका यह दौरा देगा, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। इस बीच तस्वीरें जरा देखिए, जहां पर पहुंचे जब गृह मंत्री अमित शाह तो उनका स्वागत यहां पर किया गया है। तो तस्वीरें जरा देखिए, जब पहुंचे अमित शाह तो उनका किस प्रकार गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। तमाम कार्यकर्ता यहां पर मौजूद रहे और इसी के साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से लेकर तमाम अन्य गणमान्य जन इस दौरान उपस्थित रहे और अमित शाह का स्वागत यहां पर कीजिए। लोकसभा चुनाव और बिहार में किस तरह चुनावी बिगुल फूंकता हुआ नजर आएगा। भाजपा संगठन को मजबूत करने पर फोकस रहेगा, महागठबंधन पर सियासी निशाना रहेगा और ऐसे में कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम भी अमित शाह करते हुए नजर आएंगे। जातीय समीकरण साधने की कोशिश यहां पर रहेगी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों का प्रचार किस प्रकार किया जाएगा, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार की तरह अब देश भर में एसआईआर कराया जाएगा। जैसे कि आपने देखा बिहार में एसआईआर का मुद्दा गरमाता हुआ नजर आया। इस बीच इलेक्शन कमीशन की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है कि बिहार की तर्ज पे ही अब पूरे देश भर में एसआईआर करवाया जाएगा, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अब पूरे देश में कराया जाएगा। आधे मतदाताओं को दस्तावेज नहीं देने होंगे। 1987 के बाद जन्मे नए वोटर्स को राहत है इसमें और ऐसे में एसआईआर को पूरे देश भर में कराने की रणनीति अब तैयार होते हुए अब पेरेंट्स के दस्तावेज दिखाने होंगे। चुनाव आयोग ने बुधवार को कहा कि पूरे देश में मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर होने की स्थिति में आधे मतदाताओं को कोई दस्तावेज नहीं दिखाने होंगे। दरअसल इन मतदाताओं के नाम उनके राज्यों में हुए पिछले एसआईआर के बाद तैयार मतदाता सूची में शामिल है, इसलिए उन्हें दस्तावेज नहीं देने होंगे। आयोग ने यह भी कहा है कि ज्यादातर राज्यों में मतदाता सूची का आखिरी पुनरीक्षण 2002 और 2004 के बीच हुआ था। अगले एसआईआर के लिए इसी साल कट ऑफ डेट को आधार माना जाएगा। जिन लोगों के नाम उस समय की मतदाता सूची में थे उन्हें अपनी जन्म तिथि या जन्म स्थान साबित करने के लिए कोई नया कागज नहीं देना होगा। आगे बढ़ेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बेरोजगार स्नातकों के लिए बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि राज्य में बेरोजगार स्नातकों को 2 साल तक हर महीने 1000 रुपए की वित्तीय सहायता सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी। सरकार का कहना यह है कि इस कदम से युवाओं को आर्थिक सहारा मिलेगा और वे अपने करियर निर्माण की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। तो स्नातक धारकों को यहाँ पर बड़ा सहारा देते हुए सरकार 2 साल तक हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे और बड़ा ऐलान नीतीश कुमार की ओर से किया गया है। ऐसे में चुनावों से पहले ये ऐलान होना, इसके सियासी मायने भी जो हैं वो अनेक हैं और इस बीच युवाओं को ये बड़ी राहत यहाँ पर मिलते हुए 2 साल तक ये मदद उन्हें दी जाएगी, जहां पर हर महीने 1000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति अभियान की समीक्षा बैठक की है। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से
महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से जुड़ी योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिशन शक्ति की जमीनी स्तर पर और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए सभी विभाग समन्वय के साथ काम करें ताकि हर जिले में महिलाओं को सुरक्षा और सशक्तिकरण का लाभ मिल सके। तो महिला सुरक्षा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक समीक्षा बैठक की है और किस प्रकार तमाम सुविधाएं महिलाओं को मुहैया कराई जा रही हैं, इस पर उनकी ओर से जानकारी ली गई। जिला स्तर पर निगरानी के भी आदेश दिए गए हैं और इस समीक्षा बैठक का मूल उद्देश्य यही कि महिला सुरक्षा को जो है और ज्यादा कड़ा किया जा सके, राज्य में महिलाएं जो है वो अपने आप को और ज्यादा सुरक्षित महसूस करें। बढ़ेंगे आगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला से ब्रेस्ट कैंसर उपचार वैन को हरी झंडी दिखाई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला को बड़ा तोहफा दिया है। ये पहल महिलाओं के स्वास्थ्य और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई है। इस मौके पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि स्तन कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए समय पर जांच और उपचार अत्यंत आवश्यक है। इस वैन के माध्यम से लगभग 75,000 महिलाओं को निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण दिया जाएगा, जिससे बीमारी का जल्दी पता चल सके और सही समय पर इलाज शुरू किया जा सके। तो बढ़ते ब्रेस्ट कैंसर के केसेस को देखते हुए ब्रेस्ट कैंसर से जुड़ी एक वैन यहां पर हरी झंडी दिखाकर सीएम सैनी की ओर से रवाना की गई है। इसके जरिए कैंसर जांच अब हो पाएगी और लगातार जो ब्रेस्ट कैंसर के केसेस आ रहे हैं, ऐसे में समय रहते उसे डायग्नोस किया जाएगा और समय रहते उसका इलाज भी अब संभव होगा। प्रधानमंत्री ने आज इस बात को कहा भी है कि हमारी बहनें, माताएं अति व्यस्तता के कारण वो चेक भी नहीं करा पाती और समय निकाल करके अवश्य चेक कराएं। आज से, क्योंकि ये पखवाड़ा जो चलने वाला है, आज से लेकर के 2 अक्टूबर तक ये 16 दिन पखवाड़ा चलेगा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इस अभियान के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये भी कहा है कि देश में लाखों स्वास्थ्य कैंप लगेंगे और उन कैंपों में जरूर अवश्य वो चेक कराने के लिए जाएं। उसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन के अवसर पर शक्ति रानी शर्मा, हमारे कार्तिकेय शर्मा जी ने 75,000 महिलाओं के स्वास्थ्य का चेकअप करने का निर्णय किया है और उसके निमित्त अभी 9 गाड़ियों को झंडी दिखा करके रवाना भी किया है और गाड़ियाँ लगभग शीघ्र ही चलने वाली हैं, जिससे कि महिलाओं तक, दूर दराज गांव तक वो सुविधा पहुंच सके और डिटेक्ट करके उसमें कई प्रकार के टेस्ट। बढ़ेंगे आगे। राजस्थान में सभी स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों पर बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों ने बताया है कि ये पहल जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए की जा रही है। उन्होंने कहा कि स्वच्छता केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि इसमें समाज के हर वर्ग को आगे आना चाहिए। ये अपील अधिकारी की ओर से की गई है और स्मारकों और ऐतिहासिक स्थलों की साफ सफाई का काम लगातार जारी है और अभियान में लगातार लोगों से भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की जा रही है। इस बीच दिया कुमारी आपको नजर आ रही हैं, उप मुख्यमंत्री राजस्थान की, जहां पर वो भी इस स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेते हुए और लोगों से अपील करते हुए कि ज्यादा से ज्यादा इस स्वच्छता अभियान में हिस्सा लें और आसपास अपनी सफाई रखें और लोगों को यहां पर जागरूक किया जा रहा है। उसमें हम लोग सारे ही जितने भी हमारे पूरे राजस्थान भर में मॉन्यूमेंट्स हैं, उन सभी मॉन्यूमेंट्स में, हिस्टोरिकल प्लेसेस में, पब्लिक प्लेसेस में, सभी जगह हम लोग स्वच्छता का ये कैंपेन चला रहे हैं। और इसमें मेरी खुद की फोटो लेकर झाड़ू लगाने वाली बात नहीं है, ये सब पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात है। अभी यहाँ के एरिया के लोग, हमारे कुछ तो कार्यकर्ता हैं और कुछ यहाँ के लोग, जो स्थानीय लोग जो रहते हैं, उनके साथ मिलकर हम ये काम कर रहे हैं। इसमें क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि सफाई कर्मचारियों पे ही डिपेंड करते हैं कि वो लोग ही सफाई करेंगे, हमारा कोई योगदान नहीं होना चाहिए, हम लोगों को कुछ नहीं करना, लेकिन हम लोगों को भी करना है। ये सिर्फ किसी का एक का काम नहीं है, ये पूरी कम्युनिटी का काम है, सबका काम है। तो इसमें चाहे वो जनप्रतिनिधि हो,
चाहे वो कोई भी हो, सबको मिलकर ये स्वच्छता में साथ देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए और इसको सक्सेसफुल बनाने का काम करना चाहिए। और इस बीच उत्तराखंड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, उत्तराखंड के चमोली में बादल फटने की खबर है। नंदानगर में बादल फटने से तबाही का मंजर है, जहां पर 6 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, 7 लोग लापता हैं, 2 लोगों की जान यहां पर बचाई गई है। राहत बचाव में लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। सीएम धामी खुद रेस्क्यू की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अतिवृष्टि से क्षति की खबर बेहद दुखद है। सीएम धामी की ओर से कहा गया है, ईश्वर से सभी के सकुशल होने की प्रार्थना सीएम धामी ने यहां पर की है। और चमोली में बादल फटने की खबर है, जहां पर भारी तबाही का मंजर है। 6 मकान इसमें क्षतिग्रस्त हुए हैं, 7 लोग इसमें लापता बताए जा रहे हैं और 2 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। और लगातार एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो है मोर्चे पर तैनात है। लगातार राहत और बचाव कार्य वहां पर चल रहा है। लोगों को जल्द से जल्द सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। हालांकि लोगों में भी इस समय हड़बड़ी की स्थिति है, क्योंकि जिस प्रकार हालात यहां पर बने, तस्वीरें जरा देखिए किस प्रकार यहां पर हालात बने हुए। तस्वीरें देखकर आप समझ सकते हैं कि कटान जो है वो बहुत आगे तक बढ़ गया। इस बीच आशीष डोवाल हमारे संवाददाता जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, क्या कुछ अपडेट है? अब तक जो अपडेट सामने आया उसमें बताया गया कि 7 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं, कुछ लोग भी लापता हैं। क्या आंकड़ा क्लियर हुआ है, कितने लोग लापता हैं? बिल्कुल निशु, अभी तक आंकड़ा तो क्लियर नहीं हुआ। फिलहाल बताया जा रहा है कि 7 लोग लापता है, जिसमें 2 लोगों को बचाया जा चुका है। और नंदानगर के जो नगर पंचायत है उसके कुंतरी लगा फाला एक वार्ड है, वहाँ पर भारी बारिश के कारण जो है ये तबाही मची है। मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है और एनडीआरएफ प्रयास के साथ साथ सीएमओ द्वारा भी जानकारी दी गई है कि वहाँ पर 3 मेडिकल टीमें भेजी गई है और मौके पर 3 एम्बुलेंस भी पहुंच चुकी है। राहत और बचाव कार्य जारी है। इसके अलावा जो नंदानगर तहसील पर धर्मा गांव है, वहाँ पर भी 4-5 भवनों को क्षति की सूचना है। और जो नगर पंचायत है वहाँ पर 6 भवन पूरी तरीके से कहीं न कहीं क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भारी बारिश के कारण पूरे उत्तराखंड में कहीं न कहीं मानसून जाते जाते ही कहीं जो है जख्म देकर उत्तराखंड को जा रहा है। आशीष, जरा ये भी बताइए कि आने वाले समय के लिए मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है, क्योंकि अतिवृष्टि के चलते हालात क्या आने वाले समय में और बिगड़ते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, अभी 3 दिन के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। देहरादून जनपद में बताया कि डीएम ने आज सुबह तड़के 5 बजे छुट्टी का ऐलान किया है। कहीं न कहीं भारी बारिश का अलर्ट अभी भी जारी है और मानसून 15 सितंबर तक माना जाता है, तो लेकिन अभी भी मानसून जो है लगातार आफत बनकर जो बारिश बरस रही है उससे जगह जगह जो क्षति है वो कहीं न कहीं हो रही है। जन हानि के साथ जो आधारभूत निर्माण है वो कहीं न कहीं ध्वस्त हो रहे हैं। 4-5 भवन गुरमा गाँव में क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और नगर जो नगर पंचायत है वहाँ 6 भवन पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। 5 लोगों को जो है अभी भी लापता है और 2 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और हालत तो बड़ी खराब कहीं के उत्तराखंड में बनी हुई है। और जो प्रभावित इलाके हैं, क्या वहां से सभी को निकाल लिया गया है या अभी भी कुछ लोग वहां पर फंसे हुए हैं? प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू कार्य जारी है और सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा चुका है। और जो 5 लोग लापता है उनकी खोजबीन के लिए भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और जिला प्रशासन की जो तमाम टीमें हैं वो लगी हुई है। ठीक है आशीष, और तमाम जानकारी के लिए आगे आपका रुख करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम जानकारी आपने साझा की है। और फिलहाल के लिए रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।
स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चलिए एक बार फिर से रुक करेंगे तमाम खबरों का। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है। भूस्खलन से मसूरी और देहरादून मार्ग बंद कर दिए गए हैं। आपदा की स्थिति पर प्रशासन की लगातार नजर बनी हुई है। लोगों को सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। उन्हें सलाह ये दी जा रही है कि अपने पर्सनल लेवल पर भी एहतियात जरूर बरतें। और उत्तराखंड में भारी बारिश का कहर लगातार जारी है, जहां पर जनजीवन इससे प्रभावित है। भूस्खलन से मसूरी देहरादून के मार्ग भी बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर मुश्किलें जो है वो दोगुनी हो जाती है। ऐसे में देखिए भूस्खलन के बाद क्या कुछ स्थिति बनी हुई है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, जिसके चलते जो रोड्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं। बोल्डर्स जो हैं वो बड़े बड़े रोड्स पर आ गए हैं और ऐसे में यहाँ पर सड़कें बंद कर दी गई हैं। लोगों को सावधानी बरतने के लिए भी कहा जा रहा है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव है आज और डूसू चुनाव 2025 के लिए मतदान लगातार जारी है। रामजस कॉलेज के बाहर सुरक्षा बल तैनात किया गया है। कल डूसू इलेक्शन के नतीजे भी सामने आएंगे। 4 पदों के लिए मैदान में 20 उम्मीदवार हैं और ऐसे में इनकी किस्मत का फैसला जो है आज मतदान पेटी में कैद हो जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव है आज और ऐसे में डूसू चुनाव 2025 के लिए मतदान की प्रक्रिया लगातार जारी है। रामजस कॉलेज के बाहर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और लगातार मतदान की प्रक्रिया जारी है। शांतिपूर्ण तरीके से ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और हर एक स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, ताकि कोई भी ऐसी घटना ना होने पाए जिससे शांति व्यवस्था बिगड़े। फिलहाल 4 पदों के लिए 20 उम्मीदवार मैदान में हैं और ऐसे में इस मुकाबले में अब कौन विजयी होगा उसका फैसला आज मतदान पेटी में कैद हो जाएगा। कल इसके नतीजे सामने आएंगे। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। दिल्ली एनसीआर में हथियार सप्लाई नेटवर्क का खुलासा हुआ है। बद्दा गैंग सरगना समेत 6 गिरफ्तार किए गए हैं। 13 पिस्तौल, 87 कारतूस और 2 बाइक इनके पास से बरामद हुई हैं। दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर दिल्ली एनसीआर में अपराध जगत को बड़ा झटका देते हुए स्पेशल सेल ने एक ही समय पर चलाए गए 2 अभियानों में 6 हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। इनमें कुख्यात बद्दा गैंग का सरगना कादिर बद्दा भी शामिल है, जिस पर यूपी पुलिस ने 25,000 रुपए का इनाम भी घोषित किया था। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 13 सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल, 2 देसी कट्टे, 5 मैगजीन, 87 जिंदा कारतूस और 2 बाइक और साथ ही कई मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मोबाइल के डेटा जांच में हथियार सप्लाई से जुड़े अहम सुराग भी पाए गए हैं। पकड़े गए 6 आरोपी यूपी के मेरठ, हापुड़ और गाजियाबाद के रहने वाले हैं, जांच में सामने आया है। इनमें से कई पर पहले से हत्या की कोशिश, लूट, चोरी और एनडीपीएस एक्ट जैसे संगीन मामले भी दर्ज है। खासतौर पर नदीम और फराज का लंबा आपराधिक इतिहास सामने आया है, जबकि राशिद और कादिर हथियारों की सप्लाई में सक्रिय थे। ऐसे में 6 को गिरफ्तार किया गया है और इन 6 आरोपियों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। कई और लोगों के इसमें सम्मिलित होने की आशंका भी। बढ़ेंगे आगे, उत्तर प्रदेश के बरेली में हाल में अभिनेत्री दिशा पाटनी के घर पर गोलीबारी हुई थी, जिस पर कार्रवाई करते 2 आरोपियों को मार गिराया गया है। 48 घंटे के अंदर ही नोएडा की एसटीएफ और उत्तर प्रदेश की पुलिस संयुक्त टीम ने गाजियाबाद में दोनों अपराधियों को ढेर कर दिया। पुलिस को पहले ही मालूम था कि ये गोलीबारी करने वाले शूटर गोल्डी बराड़ गैंग के थे, लेकिन अब इस मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। जांच में पता ये लगा है कि विदेश में बैठे गोल्डी बराड़ और रोहित गोदारा ने अपने हैंडलर के जरिए बरेली में 4 नहीं 5 शूटर भेजे थे। ये लोग 11 सितंबर को बरेली पहुंचे थे और पंजाब होटल में रुके थे, लेकिन बरेली पहुंचते एक शूटर की तबीयत थोड़ी खराब हो गई तो वो वापस लौट गया। इनका हैंडलर सीधे कनाडा में बैठे गोल्डी बराड़ और पुर्तगाल में बैठे रोहित गोदारा से संपर्क में था। इस गोलीबारी के जरिए गैंग का प्लान दहशत फैलाने का था। मारे गए इस शूटरों के पास एनकाउंटर के बाद तुर्की मेड जिगाना पिस्टल और ऑस्ट्रिया मेड ग्लॉक पिस्टल बरामद हुई है। मैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी का अपने तथा अपने परिवार की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जैसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था और उसी के अनुरूप
इतने कम समय में अपराधियों को ढूंढकर इतनी कठोर कार्रवाई की। मैंने आज पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से फोन पर वार्ता कर उनका धन्यवाद ज्ञापित किया कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश पुलिस भयमुक्त समाज की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार कर रही है। मोहित गौतम हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मोहित, 4 में से 2 शूटर का एनकाउंटर हुआ है, उन्हें ढेर कर दिया गया है, ऐसे में क्या कुछ प्रशासन का कहना है, आगे क्या कुछ इस पूरे मामले में कार्रवाई रहेगी? जी बिल्कुल, ये पूरा मामला 7:22 का है। कल रात जब गाजियाबाद के टॉन सोनगढ़ इलाके में उन्होंने एसटीएफ और दिल्ली क्राइम पुलिस और हरियाणा पुलिस चेकिंग कर रही थी, उस दौरान इन दोनों बाइक सवारों को देखा गया। पुलिस टीम ने इनको रोकने का इशारा किया तो इन्होंने जवाबी इन्होंने उल्टा हमला कर दिया पुलिस टीम पर। इस दौरान तकरीबन 15 मिनट से 30 मिनट तक फायरिंग की गई, 3 राउंड फायरिंग की गई, जिसमें इन दोनों व्यक्तियों की गोली लगी और इन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और दोनों मृत हो गए। इस दौरान 4 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, 2 जिनमें दिल्ली पुलिस के हैं और 2 नोएडा पुलिस के हैं। वहीं एसटीएफ का साफ कहना है कि इन दोनों आरोपी की पहचान अरुण और रविंद्र ये पेशेवर शूटर थे जो रोहित गोदार और गोली बाजार गैंग से जुड़े हुए थे। इन दोनों पर पूर्व में भी 1-1 लाख का मुकदमा वो 1-1 लाख का जो है इनाम जो घोषित था। इनके पर आरोप था कि 22 सितंबर को तड़के 3:30 बजे बरेली में दिशा पाटनी घर पर इन्होंने फायरिंग की थी, उस मामले में फरार चल रहे थे। जी, और बाकी 2 शूटर्स के बारे में क्या कुछ जानकारी है मोहित? जी, बाकी शूटर्स के लिए पुलिस टीम कार्रवाई कर रही है लगातार और आगे उनके लिए जल्द खुलासा किया जाएगा, विभाग का ये कहना है। बिल्कुल इंतजार रहेगा 2 अन्य शूटरों को पकड़ने का जो आश्वासन दिया गया, कब तक उन्हें पकड़ा जाता है, हालांकि लगातार त्वरित कार्रवाई हमने प्रशासन की देखी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मोहित, जुड़े हमारे साथ और तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक साझा की है। तो 2 अन्य शातिरों की तलाश फिलहाल लगातार जारी है और 2 शूटरों को ढेर करने का काम प्रशासन की ओर से किया गया है। बढ़ेंगे आगे, माता वैष्णो देवी के लिए तीर्थ यात्रियों का पंजीकरण फिर से शुरू हो गया है। श्राइन बोर्ड ने जानकारी दी है कि खराब मौसम के चलते पंजीकरण काउंटर बंद करना पड़ा था। मौसम में सुधार होने के बाद अब यात्रियों के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया दोबारा शुरू कर दी गई है ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा की यात्रा जारी रख सके। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।